यूनिट 4 का आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाएंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक से पूरा का पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरा हेडिंग लगाते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी भी सरफेस एरिया से नॉर्मली पास होने वाली मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस एरिया के नॉर्मली पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम उस सरफेस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन के लिए देखो, हम एक सरफेस एरिया बनाते हैं। तो हमने एक सर्कुलर रिंग बना ली, ऐसे है ना, सर्कुलर रिंग कह दो, सर्कुलर डिस्क कह दो। ये इसका प्लेन सरफेस हो गया, ये इसका प्लेन सरफेस ये वाला। तो इसको हम इसको डेड डैश करके कहते हैं कि ये इसका प्लेन है ना, इस सरफेस का। और इस सरफेस का एरिया है, टोटल एरिया है ए, लेट कर लिया। अब इस सरफेस से कैसे पास करें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्मली। तो हमने नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर दी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने पास कर दी ऐसे। ऐसे, ठीक है। ये क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको आप कह रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी। तो हमने डेफिनेशन क्या बोली? हमने कहा कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines. It is the total number of magnetic field lines passing normally through any surface area. ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली किसी भी सरफेस एरिया से नॉर्मली पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उस सरफेस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है? तो क्या बताओ, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से लिंक कर रही है। दैट मींस इसको चीरती हुई जा रही है सरफेस एरिया को। ये तो इस सरफेस एरिया से बाहर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस सरफेस एरिया से लिंक नहीं कर रहा। ये कर रही है तो कर रही है 1 2 3 4 5 6, और ये वाली भी लिंक नहीं कर रही है सरफेस एरिया से, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। ये भी लिंक नहीं कर रही तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो केवल इस सरफेस एरिया से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करते हुए या पास हो रही हैं? तो हम काउंट किया 1 2 3 4 5 6। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स हो गया 6। ठीक है, इतना। लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम इस सरफेस का एरिया इंक्रीज कर दें, अगर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें, दैट मींस इसका साइज बढ़ा दें। तो अगर हम इसका साइज बढ़ाते हैं, यहां पे अगर हम इसका साइज बढ़ाएं, तो देखो सेकंड डायग्राम यहीं बना देता हूं। अगर हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे, देखो ऐसे, मैंने इसका सेकंड केस है। तो अब बताओ, अगर इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, तो अब इस सरफेस एरिया से, सेकंड सरफेस एरिया से, इस वाले से, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है? और सरफेस के नॉर्मली होनी चाहिए, तो सरफेस के नॉर्मल है, तो लिंक कर रही है कि नहीं कर रही? तो कर रही है। तो अब ये भी लिंक कर रही है, ये भी लिंक कर रही है, और ये भी लिंक कर रही है, और ये भी अंदर ही मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये भी लिंक कर रही है। तो अब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है इस वाले सरफेस एरिया से? इसका सरफेस एरिया तो कितना था? इसका सरफेस एरिया A1 और इसका सरफेस एरिया A2, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया हमने। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी या घटी?
तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 10। समझ में आया? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है ना? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं क्या करता कि सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करता, मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता, दैट मीन्स मैं ये तो मैंने ये वाली सरफेस एरिया लिया ऐसे। चलो इसी में समझाता हूं, है ना? या फिर यहां से मैं अलग कर देता हूं। चलो एक मैंने ये लिया, इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं या दूर दूर हो जाती हैं? तो पास पास आ जाती हैं। तो मान लो इसका एरिया ये वाला A1 है, पहली वाली रिंग, है ना? अब केवल मैं इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करूं ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और एरिया ना इंक्रीज करूं, तो क्या होगा कि कम एरिया में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? तो इंक्रीज हो जाता है। तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ गई ऐसे। ऐसे समझ में आया? हमने क्या किया है, क्लियर है? हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करी है, एरिया इंक्रीज नहीं किया। अभी क्या किया था इस वाले केस में? हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज करी थी, केवल एरिया इंक्रीज किया था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, दैट मीन्स बी बढ़ा दें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास पास होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जब दूर दूर होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ाई, तो आपकी इससे लिंक करने वाली, सरफेस से लिंक करने वाली, तो देखो अभी भी ये लिंक तो कर नहीं रही और इधर से ये लिंक नहीं कर रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब इससे लिंक करने वाला फ्लक्स कितना हो गया? 12। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इस सरफेस एरिया से लिंक करने वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है और एरिया पर भी डिपेंड करती है ना? ये वाली बात समझ में आई? अभी तीसरा फैक्टर और बताऊंगा, पहले ये वाली बात डेफिनेशन समझ में आई। यहां ध्यान रखना कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट करते हैं, जो नॉर्मली लिंक कर रही हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल लाइन है या इमेजिनरी लाइन है? तो इमेजिनरी लाइन है। अगर इमेजिनरी लाइन है तो इनको हम काउंट कैसे करेंगे सर, कि ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 लाइन पास हो रही हैं, तो हमने कह दिया फ्लक्स 6। तो सर ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं और इमेजिनरी लाइंस हैं तो काउंट कैसे करेंगे? दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए एक डेफिनेशन और है, दैट मीन्स मैथमेटिकल डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, एक डेफिनेशन और बना सकते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्या मेजर करने के लिए? मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए। लेकिन उस डेफिनेशन को बनाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनटू एरिया। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्यों बनाया? देखो यहां पर हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए वो नॉर्मली पास होनी चाहिए। तो देखो इस प्लेन का, इस वाले का, जो ये वाला प्लेन ही तो है, प्लेन एक लाइन खींचने तो ये प्लेन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी लेनी है? जो नॉर्मली पास हो। इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमेशा यहां पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लिखना है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इनटू इससे इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो इसका एरिया लिख दो, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो इसका एरिया लिख दो, है ना? तो इनटू एरिया। अभी हमने कहा कि एरिया बढ़ता है तो मैग्नेटिक एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। लेकिन लेना कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? जो नॉर्मली है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के जो परपेंडिकुलर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वही काउंट करनी, इसलिए परपेंडिकुलर लिखा। तो ये डेफिनेशन बना सकते हैं हम, सेकंड डेफिनेशन इसकी, है ना? तो इसकी सेकंड डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं, वो मैं थोड़ी देर में लिखूंगा उसे।
पहले समझ में आ रहा है? इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन बनाएंगे, लेकिन इसमें अब मैं आपको अगला टॉपिक समझाता हूं, जरा इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, है ना? कॉन्सेंट्रेट करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, ये मेरे को एक सरफेस दे दिया है ना, और इसका ये है एरिया ए, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी ऐसे, ठीक है? तो ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? और ये प्लेन हो गया आपका, तो ये प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं फाई बराबर, हम ए वाला फॉर्मूला बनाएं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लीजिए जो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो लिख दीजिए बी, और एरिया लिख दीजिए, इसी एरिया से क्रॉस कर रहा है तो इनटू एरिया, तो ये देखो इसके लिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा डायग्राम ना बना के ऐसा डायग्राम बनाते कि ये एक कॉइल ले ली, इसका एरिया ए और ये इसका प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे बना देता कुछ, तो अब एक बात बताओ, इसके लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखें? तो फाई बराबर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो इसका कंपोनेंट करो और वो कंपोनेंट लो जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो देखो ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये बी कॉस थीटा, अगर ये एंगल हमने थीटा मान लिया तो, अगर हमने ये एंगल थीटा कंसीडर किया तो इस बी का कंपोनेंट करें तो ये बी कॉस थीटा, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो हमें तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो प्लेन के कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो ये वाला लेंगे, ये वाला, तो ये वाला। और यही क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है? देखो फिर बोल रहा हूं नॉर्मली, इस वजह शुरू से बोलते चला रहा हूं, तो क्या लिखे यहां? बी कॉस थीटा इंटू इस कॉइल का एरिया, तो इंटू इस कॉइल का एरिया, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। देखो ये फॉर्मूला बन गया, इसको बोलेंगे जनरल फॉर्मूला। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे आगे, ठीक है? पहले इतना समझ में आया आपको? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, यही क्यों लिया? क्लियर है? तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, सेकंड डेफिनेशन। तो सेकंड डेफिनेशन हम मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या बना सकते हैं? लिख सकते हैं, इसका नाम लिख दो, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a surface may be defined as the product of the surface area and the normal component ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन दैट एरिया। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेना है? नॉर्मल कंपोनेंट लेना है मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया के नॉर्मल हो, एरिया के नॉर्मल लग रहा हो, वो वाला एरिया लेना, मैग्नेटिक फील्ड लेना है, ठीक? तो यही तो डेफिनेशन है हमारी, इसी से डेफिनेशन बनाई, इस फॉर्मूले से, इस वाले से डेफिनेशन चेक करिए, ठीक है? अच्छा, अब इसमें देखो एक नया पॉइंट बताता हूं आपको। तो फाई की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, दैट मींस उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। एरिया बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, उससे दैट मींस उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए। एरिया बढ़ाने से उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए, तब फ्लक्स बढ़ता है। तो एरिया अगर बढ़ाए तो उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाए तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। थीटा, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स केवल दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है।
मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और थीटा पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थीटा का नेम इंपॉर्टेंट है। तो थीटा यहां क्या है, तो वो थीटा के बारे में बताने से पहले आपको एरिया कैसी क्वांटिटी है आपको मालूम है। एरिया मैंने आपको जब गॉस लॉ पढ़ाया था तो बताया था एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इस एरिया की जो डायरेक्शन होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाते हैं। एरिया की डायरेक्शन सरफेस के या प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाते हैं। तो इसमें एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो इसमें एरिया की डायरेक्शन सरफेस की, तो ये सरफेस है भाई, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल रिंग है ऐसे, तो उसका सरफेस ऐसे होगा। तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया की डायरेक्शन ऐसे, देखो ये इससे सरफेस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इतना। यहां पे दिखाएं तो एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो इस सरफेस दैट मींस प्लेन, इस प्लेन सरफेस के दैट मींस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है एरिया की डायरेक्शन, ये एरिया की डायरेक्शन। तो अब एक बात बताओ, यहां पर थीटा का नेम क्या होना चाहिए, बी, और डायरेक्शन ऑफ एरिया, एरिया नहीं, एरिया तो ये होता है, एरिया ये है और ये एरिया की डायरेक्शन है। तो बी और एरिया के बीच में एंगल नहीं है, ये बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। तो थीटा का नेम इंपॉर्टेंट है। थीटा यहां पर देखो, इस डायग्राम में थीटा का नेम क्या बनना है, तो इस डायग्राम में बनना है थीटा का नाम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। डायरेक्शन लिखना जरूरी है, समझ में आया। ये एरिया की डायरेक्शन तो दिखाई हमने, ये रही, ये एरिया की डायरेक्शन। तो एरिया की डायरेक्शन और बी के बिटवीन जो एंगल बनना है वो हमें देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बताओ कि बी और एरिया की डायरेक्शन के बिटवीन कितना एंगल है, तो इसमें बी की और एरिया की, बी की डायरेक्शन कैसे हो गई है, ऐसे हो गई है। तो थीटा कितना हो गया, देखो थीटा घट के 0 हो गया है भाई। बी की डायरेक्शन इस डायग्राम में जा रही है तो बी कैसे हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसको ऐसे कर चले जाओ। एरिया की डायरेक्शन तो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल ही होगी सरफेस के बाहर की तरफ, ठीक है नहीं। तो बी की डायरेक्शन देखो, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें बी ऐसे करते, ऐसे, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहां पर थीटा 0 डिग्री है, दैट मींस किसके बिटवीन एंगल, एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। कितना है, 0 डिग्री। अगर इस फॉर्मूले में थीटा 0 डिग्री रख दें तो देखो ये रिजल्ट आएगा जो हमने इसके लिए बताया। फाइव बराबर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो फाइव बराबर बी। तो इसमें फाइव बराबर बी यही तो आ रहा था इस डायग्राम में। देखो इस डायग्राम के लिए फॉर्मूला हमने ये बनाया था, इसके लिए हमने ये बनाया। तो अब हम क्या देखेंगे, समझ में आया। हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, जनरल फॉर्मूला, कि फाइव बराबर बी ए cos थीटा। कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो, यहां अगर थीटा लगा रहे तो कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो, उस कॉइल का एरिया ले लो, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से लिंक करना चाहिए। और थीटा एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बस इतना ध्यान रखना। ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, आगे इसमें और पॉइंट बताता हूं। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेट हुआ, तो देखो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें अगला पॉइंट सुनो, यहां पर जो बी का नेम है, बी, इसका नेम पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये नेम भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट है वो बताता हूं। तो बी का नेम क्या है भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इसी का दूसरा नेम या इसका दूसरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और तीसरा नेम और इंपॉर्टेंट नेम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक
फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसका नाम है? इस मैग्नेटिक फील्ड का। फाई का नाम तो केवल, इस फाई का नाम तो केवल क्या है? ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर वर्ड यूज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो किसके लिए वर्ड यूज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बी के लिए, ठीक है नहीं? मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट, थीटा का नेम पे ध्यान दिया। ए का नाम तो एरिया है सरफेस का, ठीक है। अच्छा, अब एक ये वाली बात समझ में आ गई, थीटा का नाम क्या है, इसका नेम क्या है। तो एक क्वेश्चन पूछे तो जवाब देना। देखे कितने बच्चों ने इसको समझा, है ना। अब देखो इंटरेस्टेड पॉइंट, देखता हूं कितने बच्चों ने इसको सीखा है। मैंने क्वेश्चन में कहा कि केस फर्स्ट, मैंने कह दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है प्लेन के, ऐसे। तो एक क्लोज सरफेस है, जैसे ये प्लेन सरफेस है आपका, सर्कुलर रिंग है ना, उसके प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल है, तो कितना उस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, तो ये पूछ रहा है। तो बच्चे सोचते हैं यार बी पैरेलल है तो थीटा कितना होना चाहिए भाई? एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, यही तो इस थीटा का नेम है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बी और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बिटवीन कितना एंगल होगा? तो जैसे ही बच्चों के मन में आता है कि पैरेलल, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि थीटा 0 डिग्री, पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री, तो बच्चे सोचते हैं थीटा 0 डिग्री। बट इस केस में थीटा होगा 90 डिग्री। तो इसको समझो कैसे, तो आप देखो रटिए मत इसको, एक सरफेस बना लीजिए, कोई सा भी सरफेस दे रखा हो तो आप ऐसे ना लो, ये इसका क्या बना लिया आपने, इस तरीके से एक सरफेस बना लिया, ठीक है। प्लेन बना के इसमें एरिया की डायरेक्शन दिखा दो। अब आप तो एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो ये सरफेस एरिया हो गया, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया की डायरेक्शन दिखा दी, ऐसे। यही तो प्लेन है इसका, ये इसका प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन दिखा दो। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाओ जो प्लेन के कैसा हो, पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड बना दो प्लेन के पैरेलल कह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो देखो बी और प्लेन पैरेलल है कि नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर बी प्लेन के पैरेलल होगा तो एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन कितना होगा? 0 डिग्री। बी और इसके प्लेन के बिटवीन, इस सरफेस एरिया के प्लेन के और बी के बिटवीन, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस होता है ना, सरफेस, प्लेन सरफेस, उसी को प्लेन बोल रहे हैं। तो बी एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन के बिटवीन कितना एंगल है? 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब तो 0 डिग्री से है, लेकिन बेटा हमें ये एंगल थोड़ी लेना है, बी और प्लेन के बिटवीन एंगल थोड़ी लेना है। यहाँ पर थीटा का नेम क्या है? एंगल लेना है बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बिटवीन, और एरिया की डायरेक्शन तो सरफेस के या प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। तो बी की और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ये पैरेलल में कंफ्यूज मत होना कि कंफ्यूज होकर थीटा 0 डिग्री ले लो आप। तो कितना फ्लक्स पास होगा इससे, कितना फ्लक्स लिंक करेगा? फाई बराबर बी ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, ये नहीं लेंगे। बी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बिटवीन कितना एंगल है? बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो कितना फ्लक्स लिंक करा? 0। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी सरफेस एरिया के प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा, किसी भी सरफेस एरिया के प्लेन के पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सरफेस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। जरा समझो, मैंने अभी कहा कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करनी है जो इससे चीरते हुए जाए, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट करना है, जो इससे अंदर से पास हो, ऐसे, जो इसको सरफेस को चीरते हुए जाए, चीरते हुए पास हो। आ रहा है?
इस सरफेस से चीरते हुए पास हो, उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप काउंट करना है। देखो यहां पे अगर आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये क्लोज सरफेस है, जो इसके इस सरफेस के, ये सरफेस हो गया, इसके अंदर से जाए, इसके अंदर से चीरता हुआ चला जाए, केवल उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेना है, वही फ्लक्स लिंक कर रहा है। जो इसके पैरेलल चले जाए, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चली गई, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो क्या ये इसके सरफेस एरिया को चीर के पास हो रही है इससे? ये तो ऊपर से निकल गई, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिंक, ये इससे लिंक नहीं कर रही सरफेस एरिया से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया से लिंक ही नहीं कर रही। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये गई, फिर ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, ये प्लेन के पैरेलल है, कैसी हैं? पैरेलल है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस एरिया को, इसके सरफेस एरिया को चीरते हुए नहीं जा रही। दैट मीन्स ये इस सरफेस एरिया से लिंक नहीं कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाएं, इसके सरफेस एरिया को चीरते हुए, उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट करना है, वो भी कौन से? नॉर्मल वाले, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट करना है आपको, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इसके सरफेस के, ये सरफेस हो गया, इसके पैरेलल हैं, प्लेन के पैरेलल हैं ऐसे। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होता। तभी तो हमने यहां पे कौन सा कंपोनेंट लिया था इस मैग्नेटिक फील्ड का? केवल परपेंडिकुलर वाला। कौन सा नहीं लिया था इसका अगर कंपोनेंट करते? पैरेलल वाला, ये वाला बी साइन थीटा। ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के कैसा है? पैरेलल, तो ये फ्लक्स जनरेट ही नहीं करेगा। फ्लक्स कितना है? 0। जो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के प्लेन के पैरेलल होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होता उसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना आएगा उस सरफेस एरिया से? 0। आपके सामने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड केस। चलो इसमें एक पॉइंट और बताता हूं। जानते हो एक वर्ड है, या ऐसे भी कह सकता था, बी परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ द कॉइल। एक्सेस कहां से पास होती है? सेंटर से पास होने वाली, और प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है? एक्सेस। तो देखो ये सेंटर हो गया, इससे पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, ये तो एक्सेस है। तो कह रहा है बी परपेंडिकुलर टू एक्सेस। तो देखना यहां बी इस एक्सेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? बी और एक्सेस के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। लेकिन हमने डायग्राम बना लिया, एरिया की डायरेक्शन और बी के बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप इसीलिए थीटा का नाम एक और लिख सकते हो, एंगल बिटवीन बी एंड एक्सेस, ठीक है। क्योंकि एक्सेस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। एरिया की डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और एक्सेस की भी कैसे होती है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एरिया की डायरेक्शन भी यही है और एक्सेस भी यही है। तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल कह दो, या बी और एक्सेस के बीच में एंगल कह दो, बात एक ही है। समझ में आया? तो ये दोनों पॉइंटों में थीटा 90 डिग्री रहेगा। सेकंड केस मैंने कहा कि अगर बी परपेंडिकुलर है प्लेन के, ऐसे, अब उसने ये बोल दिया तो बच्चों को लगता है परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो गया। मैं फिर कहता हूं बी और प्लेन के बिटवीन एंगल नहीं लेना है। बी और प्लेन परपेंडिकुलर है तो बी और प्लेन के बीच में 90 डिग्री होगा, लेकिन एंगल कौन सा लेना है? समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? यहां डायग्राम बना लेंगे ऐसे, एक ऐसे बना लो, ये सरफेस एरिया, ये इसका प्लेन, एरिया की डायरेक्शन बताओ प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और यही डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन एक्सेस भी होती है। अब यहां क्या कह रहा है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाओ जो प्लेन के कैसा हो? परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाया है कि नहीं? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ठीक है। तो हमें तो किसके बीच में एंगल चाहिए? एंगल चाहिए बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के बीच में। तो बी और एरिया ऑफ डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो दैट इज थीटा। किसके बीच में चाहिए हमें? एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ
एरिया वेक्टर, जो कितना एंगल दिख गया, 0 डिग्री। लेकिन ये पक्का है कि एंगल बिटवीन इस वाले केस में, एंगल अगर बी परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन कितना होगा, 90 डिग्री। देखो बी और प्लेन के बीच में एंगल, ये प्लेन, तो बी और प्लेन के बीच में तो 90 डिग्री है, लेकिन हमें बी और प्लेन के बिटवीन एंगल चाहिए ही नहीं। तो आप कभी भी ये लाइन बोलता है तो आप डायग्राम बना दो, एरिया की डिस्टेंस दिखाओ, पहले प्लेन दिखाओ, बी की डिस्टेंस जैसे कह रहा है बी प्लेन के परपेंडिकुलर बना दो। अभी आपके सामने तो बनाया, तो थीटा इसमें फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला, थीटा का नाम एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो cos 0, तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो गया, बी ए। जानते हो ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम लिंक करने वाला फ्लक्स है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर या एक्सिस के पैरेलल, आप यहां पे ये भी कह सकते थे इसी डायग्राम में, बी पैरेलल है किसके, एक्सिस के। देखो बी एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, तो बी एक्सिस के पैरेलल हो, बी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये दोनों बात एक ही हैं, इनमें से कोई बात कहोगे एक ही डायग्राम बनेगा। तो बी अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और बी प्लेन के पैरेलल हो तो फ्लक्स मिनिमम होता है, इससे कम फ्लक्स नहीं होगा। ये मिनिमम फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स, और पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, थर्ड केस, पहले इतना मिटा दूं। केस थर्ड, इसको भी सुन लो, ये भी अच्छा है। केस थर्ड, मान लो कि मैंने एक ऐसे बनाया, ये इसका प्लेन, एरिया की डिस्टेंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना दी, ऐसे, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। अगर इस तरह का डायग्राम है तो देखो बी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, एरिया की डायरेक्शन ऊपर, बी की नीचे, तो थीटा कितना हो गया यहाँ, 180 डिग्री। इसमें देखो बी की डायरेक्शन ऊपर है, एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर है, बी ऐसे है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें थीटा 0 डिग्री था। इसमें बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बिटवीन कितना एंगल, 180 डिग्री, तो फाई कितना आएगा, बी ए cos 180 डिग्री, तो फाई बराबर माइनस का बी ए। ठीक है, तो एक बात, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी भी सरफेस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। क्वेश्चन पूछे किसी सरफेस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो कब होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल हो तो फ्लक्स कितना होगा उस लिंक करने वाला, जीरो। एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशन बन गई, और भी कंडीशन हो सकती हैं फ्लक्स के जीरो होने की, लेकिन एक कंडीशन ये है। दूसरा पॉजिटिव का होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से लीव करें, बाहर निकले। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से बाहर निकल रही हैं, एंटर कर रही हैं, तो सरफेस से बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव। और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, लीव कर रही है, तो इसमें ये एंटर कर रही है, एरो देखो ये एंटर कर रही है, सरफेस एरिया में एंटर करें तो फ्लक्स नेगेटिव, सरफेस एरिया से लीव करें, बाहर निकलें तो फ्लक्स पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल हो तो फ्लक्स लिंक करने वाला फ्लक्स और सरफेस एरिया से कितना, जीरो। ये 3 पॉइंट समझ में आए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया, फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लिखा, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया 0.06 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया दे रखा है लूप का ए 0.06 मीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड,
तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी रखी है 1.2 टेस्ला विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो एंगल दे रखा है थीटा 30 डिग्री, सिंपल सा है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू 1.2 टेस्ला, एरिया की वैल्यू 0.06, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। सॉल्व कर देंगे, गलत कर दिया। क्या गलती है चेक करो। तो गलती है इसमें, देखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। एक रेक्टेंगल लूप एरिया 0.06 ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला ठीक है, विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये यहां पर जो एंगल दे रखा है ना, वो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल दे रखा है। नहीं ढंग से पढ़िए कि लिख रहा है द रेक्टेंगल लूप एरिया इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एक रेक्टेंगल लूप बना लो, इसका ये सरफेस हो गया, दैट मींस एक लाइन खींच लो, ये प्लेन हो गया। प्लेन के परपेंडिकुलर होती है एरिया की डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो प्लेन से 30 डिग्री है ये मैग्नेटिक फील्ड, और प्लेन के बिटवीन कितना एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए ही नहीं है भाई। हमें तो कौन सा एंगल चाहिए, ये थीटा का नेम क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस पे जरा ध्यान दे लो। तो बी की और एरिया की डायरेक्शन के बिटवीन ये वाला एंगल होगा, तो प्लेन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल थीटा होगा जिसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो यहां पर फाई बराबर बी की वैल्यू 0.06, एरिया 1.2, सॉरी उल्टा कर दिया, बी की वैल्यू 1.2, एरिया 0.06, एक ही बात थी वैसे, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, थीटा 60 डिग्री होगा। समझ में आया? तो सॉल्व कर लो इसे, 0.03 बार कटेगा और 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 36, 2 और 1 3 पॉइंट बच जाएगा। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स इस रेक्टेंगल लूप से लिंक करेगा। तो ध्यान दीजिए एंगल पर, जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं एंगल का कंसेप्ट आपको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो से लिंक कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है ना, और बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा, इन 3 फैक्टर पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि वोल्ट इनटू सेकंड, वोल्ट इनटू सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताइए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे पूछेगा वोल्ट इनटू सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। समझ में आया? तो अब इस पर अगर तुमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि वोल्ट इनटू सेकंड मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, तो आप पोटेंशियल वाले चैप्टर में घूमते रहोगे कि पोटेंशियल में वोल्ट होता है, यहां पर तक सोचोगे ही नहीं। इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो यूनिट पर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट लिखना चाहते हैं
फाई की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो इसकी यूनिट होती है टेस्ला। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट तो ये लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसमें तो एंगल है, एक यूनिट हो गई। और क्या लिख सकते हैं सर, तो फाई बराबर एक यूनिट लिख सकते हैं यहां पर ए बराबर आई बी एल साइन थीटा। इस फॉर्मूले को हमने पीछे पढ़ा था थर्ड यूनिट में, यहां से बी की यूनिट निकाल लो एफ आई एल साइन थीटा। इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी करंट की एम्पियर और इसकी न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और एरिया की, ये एरिया है और ये एम्पियर है, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इस मीटर से ये मीटर कट गया, तो न्यूटन मीटर ओवर एम्पियर। तो एक यूनिट लिख सकते हो, देखो मैं यहां लिखते चला जाता हूं इकट्ठा करके, आप टेस्ला इंटू मीटर लिख सकते हो या फिर न्यूटन मीटर ओवर एम्पियर लिख सकते हो, या फिर इसी को आप जूल पर एम्पियर भी लिख सकते हो। वर्क डन बराबर क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है ना, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर जूल के बराबर, तो जूल पर एम्पियर। इसमें इंपॉर्टेंट देखो वोल्ट इंटू सेकेंड होती है इसकी एक यूनिट, वोल्ट इंटू सेकेंड, ये कैसे आई, तो ये तो वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल का क्या वर्क से कोई रिलेशन है? पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है वर्क ओवर चार्ज। चार्ज नहीं चाहिए, एम्पियर है इसके अंदर, तो करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज ओवर टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो वर्क डन ओवर करंट इनटू टाइम। इसकी यूनिट लिखो वोल्ट, इसकी यूनिट लिखो जूल, इसकी यूनिट लिखो एम्पियर, इसकी यूनिट लिखो सेकेंड, तो जूल पर एम्पियर, जूल एम्पियर, इसको उधर ले आओ, तो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड जूल पर एम्पियर। इसीलिए जूल पर एम्पियर किसके बराबर है, वोल्ट इंटू सेकेंड के, इसीलिए ये इसकी यूनिट हो गई वोल्ट इंटू सेकेंड। किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो गई वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, या फिर ये यूज होते हैं, और इस सबसे ज्यादा यूज होती है वेबर, ये साइंटिस्ट के नेम पर है, डब्ल्यू भी लिख देते हैं, वेबर, साइंटिस्ट के नेम पर वेबर, इसकी ऐसा यूनिट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बताइए, याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यहां से इसकी यूनिट लिखते थे तो न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर, या तो ये लिखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट ये भी थी वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया की कितनी, मीटर स्क्वायर, तो इसे कट गया, तो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, तो ये किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वोल्ट इंटू सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। और इस वोल्ट इंटू मीटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वेबर नहीं होती है, इसकी यूनिट वेबर होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। सीजीएस सिस्टम में देखें अगर हम इसकी सीजीएस सिस्टम में, तो इसकी यूनिट होती है मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट का नेम है मैक्सवेल, या लिख सकते हैं देखो टेस्ला की जगह पर क्या लिखते थे, गॉस, याद है आपको गॉस, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैक्सवेल गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सीजीएस सिस्टम में अगर इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो बड़ा इजी है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसको आप वेबर कह सकते हो ना, तो इसे वेबर लिख दिया। टेस्ला को एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, तो एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसका स्क्वायर हो रहा है तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल वेबर, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं।
एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। गॉस में टेस्ला लिखा है ना यहाँ पे, टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। ये समझ में आया थोड़ा सा? ये मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक यहां पर खत्म हो गया। आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसमें, डिफरेंट वेज विच कैन वेरी द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैं तरीके बताऊंगा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के। आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, 2 पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी सरफेस से, एरिया से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है, एक फैक्टर। दूसरा, आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि ये फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, किसी कॉइल से या किसी सरफेस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, उस चेंज होने का कॉज क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने के कॉज पर ध्यान देना है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर ध्यान देना है। और तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी कर रहा है या नहीं, 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। किसी कॉइल से, किसी सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा, एक सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर लिंक कर रहा है तो वो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, सरफेस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, लिंक करने वाले फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो उस फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है। इन 3 फैक्टर पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जब फैराडे के लॉ पढ़ेंगे और फैराडे के लॉस में लेंज का लॉ पढ़ेंगे और लेंज लॉ से हम इंड्यूज करंट की डायरेक्शन निकालेंगे, तब ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा तो होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, एरिया पर। लेकिन जानते हैं कौन सा एरिया है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, उस एरिया पर। और बी और एरिया की डायरेक्शन के, बी और एरिया की डायरेक्शन के बिटवीन एंगल पर, 3 फैक्टर पर ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। तो फाई चेंज होने की यही 3 कॉज होंगे। अभी कैसे चेंज करते हैं, जैसे पहले मैं इसके बेसिस पर बताता हूं, 1-2 एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। जैसे पहला एग्जांपल, मैंने एक यहां ये एक सर्कुलर कॉइल रख ली, मैंने एक यहां सर्कुलर कॉइल रख ली इस तरीके से वर्टिकल। मैंने ये सर्कुलर कॉइल इस तरीके से प्लेस किया, देखो ऐसे, है ना, इस तरीके से ऐसे प्लेस नहीं करी, ये ऐसे प्लेस करी है ना। तो इसका ये प्लेन हो गया, ये वाला, ये इसका प्लेन हो गया। अब यहां पर मैंने एक मैग्नेट रख दी ऐसे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये कॉइल रेस्ट में है इनिशियली, और ये मैग्नेट भी रेस्ट में है। तो बताओ इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं या नहीं कर रही, पहला क्वेश्चन। इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं या नहीं कर रही, तो मैं कहूंगा इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं भाई। ऐसे ठीक है भाई, और ये घूम के ऐसे साउथ पोल में एंटर करेंगे, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आपकी। तो इस समय इसके सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो एक ये लिंक कर रही है, एक ये लिंक कर रही है, एक ये लिंक कर रही है, एक लिंक कर रही है, एक ये लिंक कर रही है। ये वाली लाइंस लिंक नहीं कर रही, ना ये वाली लाइंस लिंक कर रही है।
तो इससे लिंक करने वाली लाइंस को गिनो 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे इससे फ्लक्स कितना है 5। ठीक है, तो ये था जब ये कॉइल मैग्नेट रेस्ट में है और ये कॉइल भी रेस्ट में है तो फ्लक्स लिंक कर रहा है 5। अगर ये दोनों रेस्ट में रहें तो आफ्टर सम टाइम बाद क्या इसके इस कॉइल से लिंक करने वाले फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट है या कांस्टेंट है। अगर ये ऐसे ही रहे रेस्ट में, ये रेस्ट में प्रेजेंट में, और मैं 10 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद देखा इसको अगेन अभी भी रेस्ट में ही है दोनों कॉइल मैग्नेट, तो बताओ इस कॉइल से लिंक करने वाली फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? अगर ये दोनों रेस्ट में रहे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये दोनों रेस्ट में हैं तो फ्लक्स इससे कितना लिंक करता रहेगा? कांस्टेंट रहेगा फ्लक्स। दैट मींस फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 0 है। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और फ्लक्स में अगर चेंज नहीं आ रहा तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमें 3 पॉइंट ढूंढने होते हैं हमेशा। एक, फ्लक्स उस सरफेस से, इस वाले सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है नहीं कर रहा, एक। दूसरा, अगर लिंक कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। तीसरा, अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है दैट मींस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है। तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा तो कॉज ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको। अब सेकंड पॉइंट सुनते हैं। केस चेंज करता हूं। मान लो अब वो कह रहा है, अब सेकंड केस सुनना। सेकंड केस कह रहा है कि अगर इसको तो रेस्ट में रखें कॉइल को, और इस मैग्नेट को आगे कांस्टेंट स्पीड से मूव करा दें, ऐसे इस मैग्नेट को मूव करा दें, हम ऐसे मैग्नेट को मूव करा दें कांस्टेंट स्पीड से, तो जब तक ये मैग्नेट इसके पास आएगा, तो मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो मैग्नेट और कॉइल के बीच की सेपरेशन घटेगी या बढ़ेगी? तो घटेगी भाई। मैग्नेट को ऐसे मूव कराएंगे तो सेपरेशन घटेगी। तो देखो अब इसमें नया डायग्राम ना बना के मैग्नेट और कॉइल के बीच की सेपरेशन घटी तो रही है, तो मैं इसमें मैग्नेट को कुछ नहीं कर रहा और केवल इस कॉइल को इसके पास ले आता हूं भाई। जब मैग्नेट को तुम इस कॉइल के पास लाओगे तो मैग्नेट और कॉइल के बीच की सेपरेशन कम हो जाएगी ना। तो ये देखो मैंने बना दी ये कॉइल, पास आ गया, मैग्नेट कॉइल के पास आ गया। तो अब इस देखो जब पास आ जाएगा तो अब इस कॉइल से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस t सेकंड बाद, आफ्टर t सेकंड बाद पहले कितनी थी फ्लक्स? 5 थी, ठीक है ना। अब जैसे से मैग्नेट को तुमने मूव कराया तो मैग्नेट कॉइल के पास पहुंच जाएगा, तो उस कॉइल से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई घट गई? तो बढ़ गई। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 10 आफ्टर t सेकंड बाद, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा घटा? तो बढ़ा। तो अगर मैग्नेट फ्लक्स में बढ़ने का कॉज क्या है? फ्लक्स का बढ़ने का कॉज है इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल का कॉइल के पास आना। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कॉइल के पास आने से उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती हैं, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई दैट मींस फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो गई। आया बेटा आपको? तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ यहां पे नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से, ये कॉज ढूंढा हमने। लेकिन अगर इस मैग्नेट को अगर हम पीछे की तरफ सरकाते, ऐसे ऐसे, अगर इस मैग्नेट को हम पीछे की तरफ ले जाएं, है ना, समझ में आया आपको? और एक बात बताओ, फ्लक्स में चेंज तब तक ही आ रहा है जब तक इस मैग्नेट को चलाते रहोगे आप। जैसे यहां से चला के तुम और पास लाके फिर रोक दो, पास लाके रोक दोगे तो कितना हो जाएगा? 10, फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब तक इस मैग्नेट को आप मूव कराते रहोगे, ऐसे मूव कराते रहोगे ऐसे, तो इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी 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 बढ़ेंगी, बढ़ रही है। फिर जैसे तुमने रोक दिया, रोक लिया, तो बढ़ते बढ़ते अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया। बढ़ता, जैसे इस मैग्नेट को तुम चलाते चलाते रोक दोगे ना जिस प्लेस पर, तो बढ़ तो रहा था मैग्नेटिक फील्ड, चला रहे थे, पास चला रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, लेकिन चलाते चलाते जैसे रोक दोगी तो उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट हो जाएंगी फिर। तो इसका मतलब है जब तक आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ रही है। जैसे तुमने मैग्नेट को स्टॉप किया, चलाना बंद किया, उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी फिर अगेन कैसे हो गई? कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अगर इस मैग्नेट को तुम दूर ले जा रहे हो,
ऐसे। तो मैग्नेट को दूर ले जाने से मैग्नेट और कॉइल के बीच की सेपरेशन बढ़ रही है घट रही है? इस मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो कॉइल के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी। तो मैंने इस कॉइल को द्वारा से डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बना के मैंने इस कॉइल को ही दूर ले गया भाई, ऐसे। तो एक बताओ, अब ये दूर आ गई तो इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो कम हो गई, केवल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है, तो फ्लक्स डिक्रीज हो गया। फ्लक्स डिक्रीज होने का कॉज क्या है? इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है तो इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है, और घट रही है तो फ्लक्स में डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन ये फ्लक्स में डिक्रीमेंट तभी तक है जब तक इस मैग्नेट को चला रहे हो। जैसे तुम इसको इस कॉइल से जैसे दूर ले चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेंगी, उससे लिंक करने वाली घटेंगी, और जैसे चलाते चलाते रोक दोगे तो घट के कुछ कम हो गई होंगी, लेकिन अब कांस्टेंट हो गई होंगी। नहीं समझ में आया भाई? क्लियर है? रोकते ही कांस्टेंट हो जाएंगी, तुम चलाते चला जाओगे तभी तो घटेंगी। ये वाली बात समझ में आई? तो ये एक तरीका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का। चलो इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। सेकंड एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेट करो अच्छी तरीके से। एक मैंने यहां पे करंट कैरिंग वायर बना दिया ऐसे, ठीक है? यहां पे मैंने क्या बना लिया? एक करंट कैरिंग वायर, ये आई, और यहां पर मैंने एक सर्कुलर कॉइल रख ली ऐसे, वर्टिकल सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी है आपके, ठीक है? आपके ऐसे रखी है, और इस वायर में, इस स्ट्रेट वायर में मैंने करंट इंक्रीज कर दिया। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्ट्रेट वायर में फ्लो करने वाली करंट इंक्रीज हो रही है। तो बताओ इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा? एक क्वेश्चन। अगर लिंक कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है, या कांस्टेंट है? अगर तीसरा क्वेश्चन, फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज बताओ। तो ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो अब बताओ, पहले क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये डायग्राम गिवन है, कह रहा है इस वायर में करंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो बताओ इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है इस कॉइल से या नहीं कर रहा है? पहले क्वेश्चन का जवाब दो। तो मैं कहूंगा लिंक कर रहा है। सर कैसे कर रहा है लिंक? यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। आपको याद है जब करंट कैरिंग वायर होता है तो अपने चारों एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो ये करंट कैरिंग वायर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है क्या? कर सकता है। कितना कर सकता है? तो इसकी डायरेक्शन ये राइट हैंड पाम रूल से निकाल ले। करंट की डायरेक्शन में थंब फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? ड्यू टू इस स्ट्रेट वायर की वजह से है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। कितना डेवलप हुआ याद है? लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है मान लो ये, तो यहां से इस वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो देख लें। तो ये डिस्टेंस आर है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर? भाई इस वाले पॉइंट पर, सेंटर पर, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पर। तो B = μ0/4 पाई 2I/r। याद है ये फॉर्मूला पीछे? तो ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल रही है, इसको चीरती हुई प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकल रही है, देखो ऐसे। तो लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई प्लेन के पैरेलल थोड़ी हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्लेन के जब पैरेलल होती हैं मैग्नेटिक फील्ड तब फ्लक्स जीरो होता है। ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, इस सर्कुलर कॉइल का यही प्लेन हो गया ऐसे, और प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन हो गया ये वाला इसका, और प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे आएगी बाहर की तरफ। तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री। तो फ्लक्स लिंक करेगा, ठीक है? परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा कितना हो गया? बी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर? 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में देखेंगे, ठीक है? चलो इसे जाने दो। लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? तो कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो क्रॉस कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर बी है। अब ये बताओ सेकंड पॉइंट, करंट क्या कर रहे हैं इसमें? इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो इस कॉइल से, इस सर्कुलर कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है,
और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का कॉज बताओ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। बच्चे कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का कॉज है करंट का इंक्रीज होना, क्योंकि यह मैग्नेटिक फ्लक्स इनडायरेक्टली करंट पर डिपेंड कर रही है। डायरेक्टली तो किस पर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड पर। फ्लक्स में चेंज आने के यही 3 तरीके हो सकते हैं, बी में चेंज आना, ए में चेंज आना, थीटा में चेंज आना। तो यहां पर इस सर्कुलर कॉइल का, इस सर्कुलर कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है, तो इस सर्कुलर कॉइल का एरिया लेंगे, इस सर्कुलर कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, और इनके बीच में एंगल देखेंगे, बी और एरिया की इंटरसेक्शन के बीच में जो 0 डिग्री है, एरिया की इंटरसेक्शन इधर ही आएगी प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इसीलिए बी इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज, फाई इंक्रीज। तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज हुआ? करंट की इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। अगर करंट डिक्रीज करते तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो फ्लक्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है और फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होना। डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होना फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है। समझ में आया आपको? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपको लेंज लॉ सीखना है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, अगर इसी में एक क्वेश्चन में ये बनाता कि ये करंट कैरिंग वायर ऐसे, और ये मैंने एक लूप रख लिया ऐसे, और इस लूप, अब मैं करंट कांस्टेंट रख रहा हूं, करंट कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रही, करंट कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रही, और इस लूप को मैं ऐसे ले जाता हूं, इस लूप को मैं इधर की तरफ मूव कराता हूं। तो बताओ, इस लूप से पहला क्वेश्चन, इस लूप से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है? तो लिंक कर रहा है। करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टू द पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है कि नहीं? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो लिंक कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो कर रहा है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? तो जब इसको दूर चलाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? ड्यू टू स्टेट वायर ने, और इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। जैसे जैसे लूप दूर जाएगा तो इससे लिंक करने वाले, सर्कुलर लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, क्योंकि दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो आर बढ़ रही है, आई तो कांस्टेंट है, तो आर बढ़ेगा। अगर आर बढ़ेगा, अगर आर इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा। तो यहां जब दूर जाएगा तो आर इंक्रीज तो बी डिक्रीज, और बी अगर डिक्रीज तो फाई भी डिक्रीज। फ्लक्स में डिक्रीज होने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। किधर डिक्रीज हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों डिक्रीज हुआ? दूर जाएगा तो आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। समझ में आया? लेकिन अगर ये ऐसे मूव करता, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे मूव करता, करंट कांस्टेंट है, तो बताओ आपका ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्टेट वायर है, तो बताओ इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट? तो अब कांस्टेंट होगा, क्योंकि आई तो कांस्टेंट, आई कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ नहीं रहा। अगर आई कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट रहेगी। जब ये लूप यहां से यहां आ जाएगा तब डिस्टेंस तो बेटा कौन सी लेते हैं? ये आर। इस वाले पॉइंट पर ले रहे हैं तो डिस्टेंस इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वायर पर, तो ये डिस्टेंस ये लेंगे। इस पॉइंट पे लेंगे तो डिस्टेंस ये लेंगे, तो डिस्टेंस आर कांस्टेंट और करंट भी कांस्टेंट। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लिंक तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो लिंक तो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स तो है यहां पे, इससे लिंक करने वाला फ्लक्स जीरो नहीं है, फ्लक्स लिंक कर रहा है। बी ए कॉस 180 डिग्री, एरिया की तरफ बाहर की तरफ मान लें या अंदर की तरफ मान लें यार, तो फ्लक्स तो लिंक कर रहा है, कुछ ना कुछ फ्लक्स है, जीरो नहीं है, बट बी कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो आई चेंज हो रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया इस स्टेट वायर में, तो ना तो आई चेंज हो रहा है और ना आर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, और लूप का एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा है, बस शिफ्ट ही तो कर रहा है उसको स्पीड v से ऊपर की तरफ। तो इसमें फ्लक्स कैसा रहा? कांस्टेंट रहा।
इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये समझ में आया? तो देखो इस तरीके से बी के चेंज होने से फाई चेंज हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर किया? चलो आगे नया पॉइंट, नया एग्जाम्पल बताता हूं और एग्जाम्पल बताता हूं। इन सभी पर ध्यान दो। जब लेंज लॉ यूज करेंगे तो मैं आपसे 3 ही पॉइंट पूछूंगा। पहला, बताओ इस लूप से जो भी सरफेस दे रखा हुआ वहां पे, उस सरफेस लूप से सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर लिंक कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? लिंक करने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें है, पास हो रहा है कि नहीं? जीरो तो नहीं है कहीं। जीरो तभी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल हो तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना। समझ में आपको यहां तक? ठीक है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो एक और एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। और कॉज, फ्लक्स में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसका कॉज क्या है? इन 3 पॉइंटों पर ध्यान दो। एक और एग्जांपल बताता हूं। अगला एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसमें शेप चेंज हो जाए उसकी। क्या चेंज हो जाए? शेप चेंज हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि एक यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है। मैंने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद मैंने इसमें एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड ए है, और ये स्क्वायर चेंज हो गया एक सर्कल में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक सर्कल में चेंज हो गया तो एरिया चेंज हुआ कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एरिया चेंज हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इस तरीके से चेंज हुआ कि इसका पैरामीटर, क्वेश्चन में गिवन है एक स्क्वायर जिसकी साइड ये है, एक आर रेडियस के सर्कल में चेंज हो गया, सर्कल में चेंज हुआ है ना। और इस तरीके से चेंज हुआ कि इस स्क्वायर का पैरामीटर इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो फ्लक्स में कितना चेंज आया? तो बताओ, पहले क्वेश्चन की डिमांड है कि इसका स्क्वायर का पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है समझ में आता है? सभी साइडों का सम कर लो, ये पैरामीटर तो कितना हो गया 4a, और सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। ये क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में गिवन होगा 2πr, तो यहां से हम r बराबर निकाल सकते हैं 4a/2π, दैट मीन्स 2a/π। अब इसका एरिया लिख लें, तो इसका एरिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए 1 मान लेते हैं, साइड का स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है भी, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्क्वायर, लिंक्ड विद स्क्वायर, तो पूरा के पूरा उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फाई फर्स्ट कह देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, एरिया कितना है ए स्क्वायर, और एंगल कितना है बी, और एरिया इंडक्शन कैसे होगी? बाहर की तरफ भाई, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन भी बाहर है, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, तो कितना बी ए स्क्वायर, ये इतना स्क्वायर से इतना एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू a2 मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू पुट कर दें, ये तो कितना 4a स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, भाई 2a/पाई का होल स्क्वायर कर दिया, तो पाई से पाई कट गया, कितना लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बटे पाई। तो इससे कितना लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा? तो φ2 मान लेते हैं, तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया की वैल्यू कितनी है? चेंज हुई है 4a स्क्वायर बटे पाई। अब इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है, कितना एंगल है 0 डिग्री, तो बेटा ये 4 cos 0 के लिए तो 1, तो 4/पाई बी ए स्क्वायर। तो फ्लक्स में कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीमेंट हुआ? तो ये फ्लक्स बढ़ गया घट गया? तो ये बढ़ गया। देखो ये तो कितना फ्लक्स है बी ए स्क्वायर, और ये है 4/पाई, तो ये वैल्यू बढ़ी है ना 1 से, तो φ2 बढ़ गया है, तो φ2 ज्यादा है किससे? φ1 से। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स φ इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1, तो φ2 की वैल्यू ये ली, और इसमें से बी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 4/पाई माइनस 1, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं?
तो शेप चेंज होने से क्या चेंज हुआ? एरिया। और उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो फ्लक्स में चेंज आया। कितना चेंज आया? इतना। तो शेप के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। ठीक है बेटा, टाइम देख लेता हूं। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने। ये ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड। एक मेरे पास यहां ये एक स्क्वायर है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है? भाई मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं से स्टार्ट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं से तो लिंक करना स्टार्ट करी। केवल इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। अगर इस स्क्वायर लूप को अंदर मूव करे ये ऐसे, तो जैसे जैसे ये अंदर जाएगा तो इससे लिंक करने वाला एरिया पे ध्यान मत देना, एरिया पे बच्चे ध्यान देते कि एरिया बढ़ गया। भाई कौन सा एरिया बढ़ना चाहिए? जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, वो वाला एरिया बढ़ना चाहिए। एरिया बढ़े और उससे लिंक करने नहीं हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा। जैसे ही अंदर एंटर करेगा, तो देखो डायग्राम में नीचे बना देता हूं। एंटर करा अंदर तो डायग्राम कैसे हो जाएगा? मान लो ये ऐसे शिफ्ट हो गया, यही वाला स्क्वायर। तो अब इतना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है कि नहीं? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये यूनिफॉर्म। ये बात सोचना कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अरे ये सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ये एंटर किया इसके अंदर, तो अब इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो वो एरिया बढ़ा जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहे हैं। एरिया थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए किसी सरफेस एरिया से लिंक करने वाली। अगर एरिया बढ़े तो उस एरिया के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए। तो देखो अब इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही होंगी, तो वो एरिया बढ़ गया जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो जैसे जैसे ये एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड वो वाला एरिया बढ़ रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? बाहर की तरफ, इसलिए फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स क्यों बढ़ा? क्लियर है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गया ये एरिया, और पूरा एंटर कर जाएगा ऐसे। तो देखो अब इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई होंगी ना, तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये और आगे अगर इसे मूव कराएं हम, और आगे अगर इसे मूव कराएं यहां से यहां, इसको यहां से यहां, तो अब फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है? तो कांस्टेंट है, क्योंकि अब तो पूरे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां लिंक कर रही हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां लिंक कर रही हैं। यही स्क्वायर आगे बढ़ाया है, साइज नहीं बढ़ाया। तो फ्लक्स यहां से यहां तक लाई तो फ्लक्स कैसा रहा? कांस्टेंट। यहां पे ले आएंगे तब भी फ्लक्स कांस्टेंट, यहां ले आएंगे तो फ्लक्स कांस्टेंट। जैसे ही बाहर निकलने की कंडीशन आएगी ऐसे, अब फ्लक्स क्या हो गया? घट गया, क्योंकि इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं कर रहे हैं और इतने एरिया में लिंक कर रहे हैं। तो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड घट गया उस एरिया से, क्योंकि उतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसे और निकल गया बाहर तो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट गई लिंक करने वाली, इतने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। और पूरा बाहर निकल गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और घट गया। तो फ्लक्स अब डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक इंक्रीज, फिर यहां से यहां तक कांस्टेंट, फिर यहां के बाद बाहर निकलते चला जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज। और फ्लक्स में डिक्रीज आने का कॉज क्या है? यहां डिक्रीज होने का कॉज क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। किधर की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में था मैग्नेटिक फील्ड, लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर था? अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बाहर जा रहा है तो इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, दैट मींस लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। कुछ समझ में आया है यहां तक?
ये बात समझ में आई है बेटा आपको? ठीक है, देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन से एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहा, कब बढ़ा कब घटा, क्लियर है? ठीक है, एक और पॉइंट बताता हूं, लास्ट पॉइंट। एक मैंने देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहां बच्चे सोचते हैं कुछ और। ये मैंने ये कंडक्टिंग ऐसे एक यू शेप की रॉड है मेटालिक, और ये फिक्स रखी है ना, ऐसे ये फिक्स है, मूव नहीं कर सकती। और किसमें रखी है? मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहीं तक है, ऐसे ऐसे। इधर यहां के बाद इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल इस साइड में यहां तक ही मैग्नेटिक फील्ड है। इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है भाई, बस केवल ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब बढ़ गई तरफ। मैंने इस पर यहां एक मेटालिक रॉड रख ली, देखो ये रही मेटालिक रॉड जो मूव कर सकती है यहां पर। तो ये तो सरफेस क्लोज कौन सा हुआ? ये वाला एक क्लोज सरफेस बन गया। इसका एरिया बता सकते हैं, अगर इसकी लंबाई ये L और इसकी लंबाई ये x, ये ऑरिजिन मान लें, है ना। यहां पे x बराबर 0, यहां पे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो x बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका इस रेक्टेंगल बन गया है, इस रेक्टेंगल कॉइल का एरिया कितना? एरिया L इंटू एक्स। अगर ये रॉड यहां से मूव करके यहां पे आ जाए, यही वाली रॉड, ये तो फिक्स है, ये वाली फिक्स है, ये रॉड मूव कर सकती है। अगर ये रॉड यहां से मूव करके यहां पे आ जाए तो अब रेक्टेंगल कॉइल का एरिया बढ़ जाएगा। ये अब ये डिस्टेंस हो गई x1, तो रेक्टेंगल कॉइल का एरिया बढ़ा L इंटू x1। तो बच्चे कहते हैं रेक्टेंगल कॉइल का एरिया बढ़ गया, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। फाई बराबर, तो देखो सर बी ए कॉस 0 डिग्री, बी एरिया की डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, तो कॉस 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया बढ़ गया, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। लेकिन ऐसे नहीं कहिए, ऐसे करिए कि यह वह एरिया बढ़ा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिंक कर रहे हैं। क्या इस, अब देखो पहले वाला एरिया ये था, इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी, पहले इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर रही थी लिंक। लेकिन जब ये रॉड यहां से यहां आ जाएगी तो अब एरिया कितना हो जाएगा? अब एरिया ये हो जाएगा पूरा। तो एरिया बढ़ा, लेकिन उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ी, क्योंकि ये पूरा एरिया किसके अंदर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर ये रॉड मूव करा के हम यहां पे ले आए, यहां पे, तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा? तो मैंने कहा बढ़ा, क्योंकि अब ये रॉड जब यहां पे आ गई तो इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कि नहीं? तो हैं, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई होंगी ना। अब इस वाले लूप के अंदर इतने एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बढ़नी होंगी, तो बढ़ गई होंगी, तो फ्लक्स बढ़ गया होगा। लेकिन अब इसके बाद अगर तुम इस रॉड को मूव करा दोगे यहां, तो ये रॉड यहां से मूव करके यहां आ गई, तो एरिया बढ़ा कि रेक्टेंगल कॉइल का? बढ़ गया। देखो रेक्टेंगल कॉइल का एरिया बढ़ गया सब। तो बताओ फ्लक्स बढ़ा है कांस्टेंट था? यहां के बाद इस जगह से तुम यहां से रॉड को यहां ले आओगे तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ या फ्लक्स कांस्टेंट रहा? तो बच्चे कहते हैं कि सर देखो, अगर तुम इस रॉड को यहां से यहां ले आओगे तो रेक्टेंगल कॉइल अब ये बन गया और इसकी ये डिस्टेंस हो गई x2, तो इसका एरिया हो गया A3L इंटू x3 जो भी है x2, तो एरिया बढ़ गया। लेकिन एरिया बढ़ा है बेटा, तो एरिया कौन सा होना चाहिए? इस वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? नहीं, तो केवल एरिया बढ़ा, लेकिन इस एरिया में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। तो इस एरिया में मैग्नेटिक, इसको यहां से यहां शिफ्ट करने से, यहां से यहां पर शिफ्ट करने से एरिया इंक्रीज जरूर हुआ है, बट उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक कर रही हैं वो कुछ है ही नहीं है, 0। तो उससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बढ़ी। जितने एरिया, इस एरिया में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, इतने एरिया में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, क्योंकि इस वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। तो जितनी इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, उतनी इसमें कर रही हैं। तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहा क्या? नहीं। यहां से यहां करेंगे तो कांस्टेंट रहा, यहां से यहां लाएंगे तो बढ़ गई, यहां लाएंगे तो बढ़ गई, यहां पे लाएंगे रॉड को सरका के तो बढ़ गई, लेकिन इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक तो फ्लक्स बढ़ेगा, फिर इसके बाद यहां के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं।
समझ में आया? तो कौन से एरिया पे ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स तब बढ़ता है जब एरिया बढ़े और उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करें। कॉन्सेंट्रेट किया? ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना।